हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सोशोलॉजी की। बुक फर्स्ट है हमारी। इसका चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है, क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही आप हमारी जो वेबसाइट है एकलव्य स्टडी पॉइंट .com, इसको जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी नोट, एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे चीजें आपको वहाँ पर पहले से ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। आखिर सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं और इनमें निरंतरता क्या होती है और किस तरह से इसमें परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि सामाजिक संस्थाएं क्या हैं। तो सामाजिक संस्थाएं वह संगठन होता है जिसे शिक्षित और जागरूक लोग समाज के हितों को ध्यान में रखकर बनाते हैं। यानी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अकेले तो रहता नहीं है, समुदायों के साथ रहता है, और उसके लिए कुछ नियम कायदे भी होते हैं, कानून भी होती है। ठीक है ना। तो उन नियम कायदों को कौन, जो भी शिक्षित और समझदार और जागरूक लोग होते हैं, उन संस्थाओं को बनाकर और कैसे लोगों को रहना है, ये सारी चीजों से अवगत करवाते हैं। यह संस्था समाज के सभी लोगों की भागीदारी से काम करती है। तो जो भी संस्था होगी, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो लोगों की भागीदारी के द्वारा ही आगे बढ़ेगी वो संस्था। जिसमें आप देख सकते हैं वर्ण होती हैं, जाति होते हैं, परिवार होते हैं, जनजाति होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें एक नियम के तहत चलती हैं। अब समझते हैं निरंतरता और परिवर्तन किस तरह से आता है। तो समाज की संस्थाएं जैसे परिवार हो गया, जाति हो गए, वर्ण हो गए, जनजाति आदि, समय के साथ इसमें बदलाव या परिवर्तन आया है। यानी अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखें और आज के भारत के इतिहास यानी मॉडर्न भारत के इतिहास को देखें, तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे आप परिवार के तौर पर देखेंगे या जातिगत जो संस्थाएं, वहां पर आपको वर्ण व्यवस्था में बहुत सारा बदलाव दिखेगा, जाति जनजाति में बहुत सारी विभिन्नताएं या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आज भी वैसे की वैसे बनी हुई हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, निरंतरता कहा जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय समाज में आज भी आपको परिवार दिख जाएगा, जाति दिख जाएगी, वर्ण दिख जाएगा, जनजातियां दिख जाएंगी। यानी ये चीजें आज भी कायम हैं, यानी इनमें आज भी निरंतरता बनी हुई है। हाँ, कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलते हैं इनके अंदर, कि भाई परिवार जैसे पहले होते थे वैसे आपको आज के टाइम में परिवार देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जातियों में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, जनजातीय व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अगर हम संस्थाओं में देखें। यानी सामाजिक संस्थाएं हमेशा क्या होती रही हैं, परिवर्तित होती रही, उनमें निरंतरता बनी रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है एक समाज में। अब सबसे पहले समझते हैं हम कि भारतीय समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था क्या रही है। तो देखिए, भारतीय अगर हम समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज क्या है। तो भारतीय समाज आप लोगों को पता है कि सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है, यह वर्गों और समुदायों से मिलकर हुआ है। यानी भारतीय समाज में कोई एक समुदाय के लोग नहीं रहते, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, सबने अपने हिसाब से अपने काम किए हैं, अपनी संस्थाओं को एकजुट किया है, उन संस्थाओं के साथ मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाया है, और आज भी वो संगठन या संस्थाएं आपको भारतीय समाज में देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय समाज है वहां पर सिर्फ लोग नहीं रहते, बल्कि वहां पर क्या है, वो विभिन्न वर्गों के और समुदायों के लोग रहते हैं, जो अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा समाज को चलाते हैं। तो भारतीय समाज की मुख्य इकाइयां क्या हैं। तो देखिए, भारतीय समाज जो है उसकी प्रमुख इकाई अगर आप देखेंगे प्राचीन काल से, तो आपको जाति, जनजाति और परिवार, ये सामाजिक इकाइयां भारत में आपको गहरे तौर पर देखने को मिलती हैं। अब भारतीय समाज में एक वर्ण व्यवस्था जो है हमेशा से रही है। तो वर्ण क्या होता है, पहले इसके शब्द को समझते हैं। वर्ण शब्द क्या है। तो वर्ण का मतलब होता है कि रंग। अगर देखा जाए तो वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। एक शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो वर्ण को हम रंग के रूप में देखते हैं, लेकिन हिंदू समाज में इसका अर्थ समाज के वर्ग या समूह से भी होता है। लेकिन जब हम भारतीय समाज में वर्ण की बात करते हैं तो ये एक वर्ग या समूह से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे हिंदू समाज में अगर देखा जाए तो आपको 4 वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सामाजिक संस्थाओं के रूप में आपको 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके आते हैं ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी अगर भारतीय समाज को देखें, प्राचीन काल से देखें, तो भारतीय समाज 4 वर्णों में डिवाइड रहा, जिसमें ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी? ये काम पर आधारित थी, ठीक है ना। यानी जिसका जो काम होता था उसके आधार पर समाज में उसको वो वर्ण दे दिया जाता था। जैसे ब्राह्मण का काम होता था यज्ञ कराना, पूजा पाठ करना, ठीक है। वहीं क्षत्रिय काम क्या होता था? क्षत्रिय काम होता था भाई राज्य करना, लोगों की सुरक्षा देना, रक्षा करना, इसलिए क्षत्रिय थे। उसके बाद वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था व्यापार करना, पशुपालन करना, ठीक है, तो उन्हें वैश्य कहा गया। शूद्र जो थे वो क्या करते थे? इन तीनों ऊपरी वर्णों की सेवा करते थे। यानी जो भी काम जो ये वर्ण नहीं कर सकते थे वो सारे काम किसको दिए गए थे? शूद्रों को दिए गए थे। तो ये व्यवस्था जो थी भारत में, वर्ण व्यवस्था, वो प्राचीन काल से ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब समझते हैं जाति क्या है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो भारत में हजारों सालों से चली आ रही है। सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि आपको मुस्लिम, ईसाई और सिख समाज में भी जातियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं कि हम भारत में ही देखते हैं कि भाई भारत में सिर्फ हिंदू धर्म है उसमें जातियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जैसे हमने देखा। लेकिन ईसाई जो मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको खान देखने को मिल जाएंगे, शेख देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जाति व्यवस्था में रहते हैं। वहीं ईसाई में भी आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो समानता और असमानता के तौर पर देखी जाती है। ईसाई वर्ग में भी आपको बहुत सारी जातियां देखने को मिलेगी। सिख में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, अरोड़ा हो गए, जाट हो गए, तो ऐसे बहुत सारे समुदाय जो हैं जातियों से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। जाति शब्द का उपयोग पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों सभी के वंशों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। तो देखा जाए तो एक तरफ से जाति यानी एक वर्ग में अगर किसी को डिवाइड करना है तो उसको जातिगत तौर पे कोई नाम दे दिया जाता है। ऐसे अगर हम पेड़ पौधों को देखें उनको भी एक जाति के रूप में देखा जाता है कि भाई पेड़ पौधे हैं। जानवर है उनको भी एक प्रजाति के रूप में, जाति के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है कि भाई जैसे पेड़ पौधों की अगर हम बात करते हैं, कुछ पेड़ पौधे आप देखेंगे जो पेड़ के रूप में आपको देखने को मिलेगा भाई कि ये क्या है, इनमें लकड़ियां पाई जाती हैं, तो ये इनकी जाति हो गई। एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप देखते हैं सिर्फ जमीन पर उगते हैं, तो उनकी अलग जाति होगी। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की भी अलग अलग जातियां हैं। जानवरों में भी आप देख सकते हैं कि जानवर भी जो होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। और इंसानों में तो आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की जातियों में विभाजित किया जाता है। जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जाति और वर्ण में क्या अंतर, क्योंकि भारतीय समाज में आप देखेंगे अगर प्राचीन परंपराओं में हम देखें तो वर्ण व्यवस्था पहले आई थी, ठीक है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद जो दूसरी व्यवस्था आई भारत के अंदर वो जाति थी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा जब भारतीय समाज बढ़ रहा था, भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहे थे, तो इतने सारे लोग उस व्यवस्था से जुड़े कि वहां पर उनको वर्णों में रखना जो था वो बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए क्या बनाया भारत के अंदर, जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि आगे चलकर वर्ण जो थे वो जाति व्यवस्था में भी परिवर्तित होते दिखते हैं। तो अगर इनमें हम देखें वर्ण व्यवस्था में अंतर, तो अगर शब्द के आधार पर देखें तो शब्द के आधार पर जो वर्ण का होता है वो रंग होता है। वहीं जाति की बात करें तो जाति जो होती है वो जन्म से जुड़ी होती है, यानी जिसने जिस जाति में जन्म लिया उसको वही जाति, यानी माँ बाप के जो भी बच्चा पैदा होगा, माँ बाप जिस जाति से हैं बच्चे को भी वही जाति माननी पड़ेगी। आधार क्या होता है, अगर हम वर्ण की व्यवस्था करें तो वर्ण आपने देखा था भाई कर्म के आधार पर था। ब्राह्मण जो था, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो इनको क्या था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति जो थी वो जन्म के आधारित थी, यानी जिस कुल में आपने जन्म लिया, जिस जाति में आपने जन्म लिया तो आपकी वो जाति हो जाएगी। व्यवस्था जो थी, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये लचीली थी। लचीली का मतलब ये है कि अगर आपने अपने कर्मों में सुधार कर लिया, अगर आप आगे बढ़ गए, यानी मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, ठीक है, तो अगर आपने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया तो आप एक इलाके में अगर आप अच्छी अपनी पैड बना लेते तो आप छत्री भी आप क्या शासन भी कर सकते थे। तो इसलिए कहा जाता था भाई ये कर्म पर लचीली व्यवस्था थी, इसमें परिवर्तन आप देख सकते थे। कई जगह आप देखेंगे ब्राह्मणों ने भी राज्य किया क्षत्रियों की तरह। तो ये बात थी कि भाई कर्म के ये लचीली थी, क्योंकि जिसका जैसा कर्म होता था उसके आधार पर इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता था। लेकिन ये जो थी कठोर थी, यानी अगर जिसने जिस जाति में जन्म लिया उसे वही काम करना है, दूसरा काम उसे करने ही नहीं दिया जाता था। तो इसलिए हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको सिर्फ 4 वर्ण देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन वही जब हम जाति की बात करते हैं तो जातियां लगभग 3000 आपको देखने को मिलेगी भारतीय समाज में, ठीक है। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस है वर्ण और जाति में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आता भी है।
अब देखते हैं वैदिक काल में जाति व्यवस्था। तो जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, भारतीय समाज के इतिहास में अगर हम देखें तो हमें ये पता लगता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी वो वैदिक काल से प्रारंभ होती है। तो वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में जातियां बहुत कठोर नहीं थी, ठीक है। यानी अगर हम वैदिक काल की, तो वैदिक काल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रारंभिक था आपका और दूसरा जो आता है वो उत्तर वैदिक, ठीक है। तो दो प्रकार के वैदिक काल थे, एक प्रारंभिक था और एक उत्तर वैदिक काल। जब हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें जो वैदिक काल में जातियां जो थी बहुत कठोर नहीं थी। बाद में व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, विवाह, खानपान, काम आदि जाति से तय होने लग गए। इसने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया। यानी जब हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय भारत के अंदर केवल 4 वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, और जो थी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में देखते हैं समाज और ज्यादा जटिल होता है, कठोर होता है, तो उस समय आपको उत्तर वैदिक काल में जातियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इस समय जाति व्यवस्था जो होती है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, जातियों के लिए बहुत सारे नियम बन जाते हैं। नियम में क्या होता है, सबसे पहला कि भाई कि जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म आधारित कर दी गई, विवाह, खान पान आदि जाति से तय होने लग गए और समाज को ऊंच नीच में बांट दिया गया कि भाई जो ज्यादा संपन्न होते थे वो ऊंचे होते थे और जो नीचे दर्जे का काम करते थे वो निचली जाति हो जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो था हम देखने को मिलता है कि भाई उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है या गतिशील हो जाती है। इनको देखने को मिलता है काफी परिवर्तन इसमें। शुरू में वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित और कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिससे समाज में भेदभाव बढ़ा, ठीक है। तो बताया ना मैंने, जैसे कि पहले 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो समाज बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, कठोर हो जाता है और जाति व्यवस्था जो होती है यहीं से प्रारंभ होती है और यहाँ पर समाज में बहुत बड़े स्तर पर आपको भेदभाव देखने को मिलता है। जाति एवं जाति व्यवस्था, जाति और जाति व्यवस्था क्या थी? जाति भारत की एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है जो आज भी मौजूद है। तो अगर आप देखेंगे, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आपको जाति व्यवस्था आज भी देखने को मिल जाएगी। यह समाज को बांटने और असमानता पैदा करने वाली प्रमुख प्रणाली रही है। तो इसने क्या किया भाई, एक लंबा इतिहास रहा है जाति व्यवस्था पर, जहां पर बहुत सारे जो निम्न जाति के लोग थे उनका शोषण हुआ है, ठीक है ना, असमानता आपको देखने को मिली होगी यहाँ पर। यह व्यवस्था प्राचीन काल से विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी रही। तो हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। अब जाति शब्द की बात करें कि भाई पहले जाति शब्द कहां से आया और जाति शब्द की इतनी बात क्यों होने लग गई। तो जो जाति शब्द है अंग्रेजी में कास्ट शब्द और पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है, जिसका मतलब है नस्ल या वंश। यानी जो भी आपके आसपास हैं वो किस नस्ल से हैं या क्या वंश है उनका, ठीक है। तो ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अगर से हम अंग्रेजी में बात करें तो इसे कास्ट कहते हैं, वहीं अगर हम पुर्तगाली बोले तो कास्टा से आया हुआ है और भारत में तो इसे जाति कहा जाता है। भारत में जातियां कई स्तरों पर बटी होती हैं। अगर देखा जाए तो भारत में जो जातियां हैं वो कई स्तरों पर बटी है। अगर हम धार्मिक स्तर पर देखते हैं तो धार्मिक स्तर पर आपने देखा ही होगा वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी। वहीं सामाजिक स्तर पर देखें तो आप देख सकते हैं भाई ऊंच नीच जो था सामाजिक स्तर पर बहुत देखने को मिलता है। आर्थिक रूप में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो काम करते थे, उनके आधार पर जातियों का बंटवारा हो गया, जैसे सुनार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए। तो ये क्या थे, ये कर्म जो इनके आर्थिक आधार था उनके आधार पर भी जातियों को बांटा गया। आजीविका के आधार पर, यानी जो जिस तरह का काम करते थे उनके आधार पर भी उनको क्या किया गया, जातियों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे आप धोबी वगैरह हो गए, ये सब जो थे जो उनकी आजीविका होती थी उसके आधार पर बांट दिया जाता था। संपर्कों के आधार पर, यानी कोई किसी क्षेत्र में जाता था, संपर्क करता था, तो वो किसी जिस क्षेत्र से आया उसके आधार पर भी उसको क्या किया जाता था, जाति के आधार पर उसको उस जिस एरिया से आया उसके आधार पर उसको बता दिया जाता भाई कि इस क्षेत्र से आया तो इस जाति का है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ थी भारतीय समाज में जो जातियों को स्तर को भी देखा जाए तो 5 स्तरों में बांटा गया था। जाति व्यवस्था की विशेषताएं और भूमिका, अगर हम जाति व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक ढांचा है। यानी ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक सामाजिक पहचान देता है, बल्कि एक सामाजिक ढांचा है। यानी पूरा का पूरा समाज जाति व्यवस्था के आधार पर चलता हुआ आपको प्रतीत होगा।
घोष के अनुसार जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताएं थी, यानी जो जाति व्यवस्था थी वो मुख्य 6 विशेषताओं के आधार पर चलती है। तो घोष जी क्या कहते हैं कि जाति जो थी वो जन्म पर आधारित होती थी, व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता तो वह उसी जाति का माना जाता। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई, जाति हमेशा से क्या रही, जन्म आधारित रही, बच्चे ने जिस जाति में जन्म लिया उसको उसी जाति को स्वीकार करना पड़ता था। पारंपरिक व्यवस्था थी, हर जाति का एक पारंपरिक पेशा होता था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाता था, यानी जाति व्यवस्था काम के आधार पर चलती थी, यानी अगर ये काम किया जा रहा है, मान लीजिए अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो उसका बेटा जो पैदा होगा वो भी क्या करेगा, बढ़ई का काम करेगा, यानी ये क्या थी, एक परंपरा बन गई थी। विवाह संबंधों की सीमा होती थी इसके अंदर, विवाह जाति के भीतर ही होते थे, यानी कि एक जाति के अंदर ही विवाह होंगे, अगर कोई दूसरी जाति में करेगा तो उसके लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए थे। जातियों के बीच वैवाहिक संबंध वर्जित थे, ठीक है ना, तो यानी जातियों के वैवाहिक संबंध जो थे वो वर्जित थे, यानी कहा जाता था भाई कि जाति के भीतर ही जो शादी होगी, अगर जाति के भीतर कोई शादी कर रहा है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। सामाजिक भोजन व्यवहार था, यानी ऊंची जातियां निचली जातियों से बना हुआ खाना नहीं खाती थी, यानी कहा जाए तो भोजन व्यवहार होता था, यानी सेम जाति के लोग जो थे वो अपने शादी ब्याह या जो भी कार्यक्रम होते थे एक जाति के लोग ही उसमें क्या होते थे, शामिल होते थे, दूसरी जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। ऊंची जाति निचली जातियों से बना हुआ खाना नहीं खाती थी। यह शुद्धता और अशुद्धता के विचारों पर भी आधारित थी, यानी जाति व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता पर भी ध्यान दिया जाता था, यानी जो निम्न जातियां होती थी उनको छूना या उनके घर का खाना पीना ये भी क्या था, वर्जित था। ठीक है, तो यानी सामाजिक भोजन का व्यवहार भी आपको जाति व्यवस्था के अंदर देखने को मिलता है। जातियां एक खंडित संगठन होती थी, हर जाति एक सामाजिक इकाई की तरह होती थी जो स्वयं में पूर्ण होती थी, इसे खंडित संगठन कहा जाता था। खंडित मतलब ये अलग है, यानी एक समुदाय के लोग जो एक जाति के लोग हैं वे एक जगह पर रह रहे हैं, खंडित तौर पर रह रहे हैं, ऐसे दूसरी जगह पे दूसरी जाति के लोग रह रहे हैं, यानी सब एक जगह पे नहीं रहते थे, खंडित तौर पर, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहा करते थे। जातीय पंचायतों का नियंत्रण, यानी जितनी भी जाति थी उनकी सबकी क्या होती थी, अपनी पंचायतें होती थी जो अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रखने, उन नियमों को पालन करने के लिए बाध्य करती थी। हर जाति की अपनी पंचायत होती थी जो सदस्यों के आचरण पर निगरानी रखती थी, कि भाई की जो जातियां हैं, जातियों की जो पंचायतें हैं, जो उनके मुखिया हैं वो सदस्यों का आचरण देखते थे, भाई वो जातिगत सही व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या जो उनका समुदाय है, जो उनकी जाति व्यवस्था है, जो उनके नियम है उसके खिलाफ तो वो लोग नहीं जा रहे हैं। ये पंचायतें निर्णय भी लेती थी और सजा भी देती थी, अगर जो भी नियम कायदे कानून पंचायतों द्वारा बनाए गए थे और जो भी जातियों के लिए नियम तय किए गए थे, अगर कोई भी इन नियमों की अवहेलना करता था तो उनको कठोर दंड भी दिया जाता था, और सबसे कठोर दंड तो ये होता था कि उनको क्या किया जाता था, निष्कासन, यानी जाति से निष्कासित कर दिया जाता था और उनको जो अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे कठोर नियम भी आपको जाति व्यवस्था में देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका जाति व्यवस्था का सामाजिक और धार्मिक आधार। तो जो जाति व्यवस्था थी उसमें उसको अगर हम सामाजिक और धार्मिक तौर पर देखें तो क्या महसूस होता है, तो अगर हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो जाति व्यवस्था ने व्यवसायों के बंटवारे, सामाजिक नियंत्रण और समूह पहचान में अहम भूमिका निभाई। तो जाति व्यवस्था क्या बताती थी कि भाई कि कौन सा व्यवसाय कौन करेगा, ठीक है ना, समाज में नियंत्रण किसका होगा, ठीक है, तो किस तरह की उनकी समाज में उनकी पहचान क्या होगी, तो ये सारी चीजें जो थी वो जाति आधारित थी। तो एक जाति जो होती थी वो समाज में क्या बताती थी, उसकी पहचान बताती थी, उसका रुतबा बताती थी, उसका व्यवसाय बताती थी। इससे समाज में एक संगठित ढांचा भी बना, यानी सेम संगठित ढांचा का मतलब यह कि भाई सब लोग क्या थे, संगठित थे, एक साथ रहते थे, एक ही नियम का पालन करते थे, एक साथ जो भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे या विवाह संबंधी नियम होते थे वो सारी प्रक्रियाओं को वो लोग करते थे। यह श्रम विभाजन का धार्मिक लेकिन अपरिवर्तन रूप थी। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये श्रम विभाजन भी था, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कर दिया गया था और सबके अपने काम निश्चित होते थे, हर कोई अपना अपना काम किया करता था। ठीक है, धार्मिक तौर पर देखें तो जातियों का विभाजन शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर था, यानी अगर हम धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था को देखें तो यहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता के तहत विभाजन किया गया था। ऊंची जातियां खुद को शुद्ध मानती थी, यानी जो ऊंची जातियां होती थी वो कहती थी भाई हम शुद्ध जातियां हैं, नीची जातियों को अशुद्ध समझा जाता था, और जो नीचे होती थी, यानी कहा जाए तो सामाजिक रुतबा जिनका अच्छा था, आर्थिक
आर्थिक तौर पर जो मजबूत थे वो क्या थे, ऊंची जातियों के लोग थे, तो वो अपने आप को क्या मानते थे, शुद्ध मानते थे। वहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, गरीब लोग थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, वो उन्हें नीची जाति कहा जाता था और उनको अशुद्धता के तौर पर भी देखा जाता था कि भाई ये जो है अशुद्ध लोग हैं। यह सोच सामाजिक दूरी का कारण बनी और इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो था वो गैप बढ़ता चला गया, ठीक है, यानी ऊंच नीच का गैप जो था वो बढ़ता चला गया और इससे एक सामाजिक दूरी बनी, ठीक है, यानी समाज जो था वो दो वर्गों में विभाजित हो गया और एक तीखा विभाजन था जिसमें बहुत ज्यादा शोषण भी आपको देखने को मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार जाति जन्म से तय होती थी, जाति बदलना संभव नहीं माना गया, पेशा, कर्तव्य और व्यवहार जाति पर आधारित थी। तो जो हमारे शास्त्र थे या जो भी हमारे धर्म शास्त्र थे उसमें पहले से ही लिख दिया गया था कि भाई जो जाति है वो जन्म पर आधारित है, ठीक है ना। एक कथन ये भी था कि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण हो गए हमारे, या क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इन सब की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, ब्रह्मा जी से हुई है। और ब्रह्मा जी से उत्पत्ति का मतलब ये था कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो थे वो जो है ब्रह्मा के जीवा से निकले हैं, इसलिए वो ब्राह्मण है। वहीं जब हम क्षत्रियों की बात करते हैं तो क्षत्रियों की बात कही जाती है कि भाई वो उनके हाथों से निकले हैं, तो इसलिए वो क्या है, वो राज्य राज्य करेंगे, ठीक है ना, वो राजा होंगे। और साथ में कहा जाता था कि जो वैश्य थे, वैश्य जो थे वो ब्रह्मा जी के जो है वो जांघों से निकले थे, इसलिए व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, ये सब उनका काम होगा। और जो शूद्र होते थे तो शूद्रों को कहा जाता था भाई वो कहाँ से आए हैं, वो पैरों से आए हैं, तो इसलिए जो भी ऊपर के तीन वर्ण हैं उनका कर्तव्य यही है कि भाई वो क्या करें, उनकी सेवा करें। तो एक नियम बना दिया गया था देखा जाए शास्त्रों में, और उसी के आधार पर चलना था। तो ये सारी व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था के सिद्धांत, अब जाति व्यवस्था के सिद्धांत बनाए गए। सिद्धांत क्या थे कि जाति व्यवस्था को दो मुख्य सिद्धांतों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले विभिन्नता और दूसरा जो था वो था विभिन्नता या अलगाववाद कह लें, जिसमें हर जाति दूसरी जाति से अलग होती थी। बताया था ना, एक सामाजिक संगठन होता था, हर जाति जो थी खंडित थी, अलग अलग क्षेत्रों में रहती थी और अपने हिसाब से वो काम करते थे, उनकी अपनी पंचायतें होती थी, इसलिए वो क्या करते थे, सबसे एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते थे। यह अलगाव शादी, खानपीन, सामाजिक मेलजोल और व्यवसाय तक में दिखाई देता है, यानी जिस जाति के जो लोग थे उनके बीच ही खान पान आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक मेलजोल देखने को मिलेगा और व्यवसाय भी इन्हीं जातियों के मध्य ही आपको देखने को मिलता है। यहां तक अलगाववाद या विभाजन था। जातियां अपनी अपनी सीमाओं में बंधी रहती थी, तो सबकी सीमाएं तय करी गई थी कि भाई ये आपकी सीमा है, आप इस सीमा में रहेंगे, और वो लोग उसी सीमाओं में रहते थे, उनसे बाहर नहीं जाते थे और उसी सीमा में रहकर अपने सारे जो भी काम थे वो करते थे। दूसरा जो था वो था संपूर्णता और अधिनायक। इसमें क्या होता था, किसी जाति का अकेले अस्तित्व नहीं होता बल्कि सभी जातियां मिलकर समाज को पूर्ण बनाती हैं। यानी जब अभिनयता की बात कही जाती है तो उसमें यह कहा जाता है कि भाई कोई भी जाति जो होती है वो कभी भी अकेले अस्तित्व में नहीं रहेगी, क्योंकि सारे काम जो है कोई एक जाति नहीं कर सकती, उसे दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जातियां आपस में ऊंच नीच के क्रम में जुड़ी होती थी, इसलिए क्योंकि भाई हर कोई हर काम नहीं कर सकता था, इसलिए जातियों को क्या करा गया, क्रम वाइज डिसाइड किया गया कि भाई ऊंच नीच का एक क्रम बनाया गया भाई कि जो ऊंचे लोग हैं उनका अलग काम है, जो नीचे लोग हैं उनका अलग काम है, ताकि समाज में जो है हर काम जो है वो होता रहे। तो ये कुछ नियम बनाए गए थे। श्रेणी अध्यक्षता, अगर हम श्रेणी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो जातियां दो आधारों पर बांटी जाती थी, एक जो थी वो शुद्धता, अभी बताया ही था हमने आपको। तो शुद्धता का मतलब क्या था, वे जातियां जो धार्मिक और कर्मकांड के नियमों का पालन करती थी उन्हें शुद्ध और पवित्र माना जाता था। जैसा मैंने बताया आपको कि जो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा के जीवा से निकले थे, इसका मतलब क्या था कि धार्मिक आधार पर उनको क्या कहा गया भाई कि वो सबसे ऊपर हैं, सारे कर्मकांड वो करेंगे, भगवान की जो भी यज्ञ करवाना है या पूजा करवानी है, कोई भी अनुष्ठान करवाना है, तो वो सब किसके नियंत्रण में हो गए थे, वो सब हो गए थे किसके, ब्राह्मणों के नियंत्रण में। और ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे, वो भगवान से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया भाई, वो शुद्ध हैं, ठीक है ना, और पवित्र हैं। दूसरा आता है आपका अशुद्धता। जो जातियां इन नियमों से बाहर मानी जाती थी इन्हें अशुद्ध या अपवित्र माना जाता था। अब जो
जातियां जो थे वो धर्म के आधार पर नहीं, जो धर्म के आधार पर जुड़ी हुई नहीं थी, धर्म से संबंधित काम नहीं करती थी, उनको क्या कहा जाता था, अशुद्ध कहा जाता था और नीची जातियां या निम्न जाति कहा जाता था। और ये क्या होती थी, इन नियमों से बाहर मानी जाती थी। इस आधार पर समाज में उच्च और निम्न जातियों की धारणा बनी, और इसी आधार पर हमको देखने को मिलता है कि वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, शुद्धता और अशुद्धता। शुद्धता वो जो किससे रिलेटेड थे, वो धर्म और कर्मकांड से रिलेटेड थे। जैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जो थे, वैश्य जो थे और जो क्षत्रिय थे वो किससे जुड़े हुए थे, वो देखा जाए तो धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सारे अनुष्ठान यही लोग करवाते थे, इसलिए जो थे वो शुद्धता शुद्ध कहा जाता था इनको। और जो अशुद्ध थे उनको अशुद्ध कहा जाता था, क्योंकि ये वो इन सब कर्मकांडों में या धार्मिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो निम्न काम करते थे, नीचा काम करते थे, इसलिए उन्हें अपवित्र या अशुद्ध भी माना जाता था। उपनिवेशवाद और जाति, यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन आता है, जब भारत के अंदर उपनिवेशवाद आता है, उसके बाद जाति व्यवस्था की क्या रूप देखने को मिलता है। तो औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश शासनकाल में जाति की ज्यादा जानकारी उपलब्ध हुई। 19वीं शताब्दी से 1947 तक ब्रिटिश प्रशासन ने जाति व्यवस्था को समझने और रिकॉर्ड करने पर जोर दिया। तो देखिए, जब ब्रिटिश जो थे वो भारत आए, जब उन्होंने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो उन्होंने सबसे पहले माइंड गेम खेला। उन्होंने कहा भाई देखा, भारत में जो समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो थी वो जाति व्यवस्था थी, यानी समाज में एक दूसरे से भेदभाव किया जा रहा था। तो ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, फूट डालने की कोशिश करी कि भाई पहले तो जातियों की गणना करी गई कि भाई जो जातियां थी उनकी गणना करी जाए, तो जातियों की गणना करवाई गई, और उसके बाद जिनका शोषण हो रहा था उनको अपने साथ लिया गया, और जो अन्य लोग थे उनको क्या किया, उनके खिलाफ किया गया, यानी फूट डालकर उसके बाद शासन करने की प्रक्रिया जो थी वो ब्रिटिशर्स ने करी। और इसका जो सबसे पहला कदम यही था कि भाई जातिगत गणना जरूरी थी, इसलिए उन्होंने जातिगत गणना भी करवाई। उपनिवेशवाद का जाति पर प्रभाव, ब्रिटिश शासन ने जातियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज और वर्गीकृत किया। उन्होंने जाति को स्थिर सामाजिक इकाई मानकर प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया। तो उनको लगा भाई क्योंकि आपने देखा ही था कि जो जातियां थी वो अलग अलग समूहों में बटी हुई थी, तो इसीलिए ब्रिटिश को ये जरूरी था भाई पहले समझा जाए कि समाज क्या है और समाज में किनका प्रभुत्व है, किनको लेकर हम क्या कर सकते हैं, शासन या प्रशासन अच्छे से चला सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नियंत्रण के लिए सबसे पहले ये देखा कि भाई की जाति व्यवस्था किस आधार पर विभाजित है और किनका रुतबा ज्यादा है, किनको अगर हम पहले कंट्रोल कर लेते हैं तो इन सबको अपने अधीन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी। तो जाति आधारित जनगणना 1901 में शुरू हुई, हर व्यक्ति की जाति दर्ज की गई। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 1901 में जातिगत जनगणना शुरू करी और इसको एक रिकॉर्ड के रूप में व्यवस्थित किया। जातियों की पहचान और व्यवस्था में बदलाव, पहले जातियां लचीली और स्थानीय थी। उन्होंने जब देखा भाई कि जो पहले जातियां जो होती थी वो लचीली और स्थानीय होती थी, ब्रिटिशर्सों ने इन्हें स्थिर और कठोर पहचान में बदल दिया। यानी उन्होंने ये देखा कि भाई कि जहां पर जातियां लचीली और स्थानीय हैं उनको क्या किया, क्योंकि जब जातिगत पहचान हो गई तो उनको और कठोर की, भाई ये इस जाति के हैं और इनकी पहचान ये होनी चाहिए। कई जातियां पारंपरिक भूमिका से हटकर नई सामाजिक भूमिकाएं निभाने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। जो पहले जातियां जो थी जो भूमिका निभा रही थी, ब्रिटिश प्रशासन के बाद आने पर उन्होंने अपने सामाजिक बदलाव किए और नई भूमिका में आई वो जातियां। कुछ निम्न जातियां नए दर्जे और सम्मान के लिए भी आगे आई। तो कुछ जातियों को लगा कि भाई ब्रिटिश प्रशासन के अंदर उन्हें अच्छा मुकाम मिलेगा, तो उन्होंने नई चीजें करनी शुरू करी और उन्हें क्या हुआ, सम्मान भी मिला। ठीक है, तो वो अलग से उभर कर देखने को मिलता है जो नई जातियां आती हैं। जातियों में ऊंचा दर्जा पाने की स्पर्धा भी शुरू हो गई। अब इस समय क्योंकि ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन जो था वो जो काबिल होता था उनको अवसर भी देते थे, तो उनको लगता था भाई उनसे क्या होगा, सामाजिक दर्जा जो है उनका अलग होगा। तो वो कुछ ऊंचा दर्जा पाने के लिए भी इस प्रशासनिक व्यवस्था को मानने लग गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो थे व्यापारिक वर्ग से जुड़े, उनका सामाजिक स्तर भी जो था वो काफी अच्छा हुआ। अनुसूचित जनजातियां, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत अछूत जातियां, अनुसूचित जातियां जाति घोषित की गई। तो भाई जो कुछ जातियां जो थी जिनको क्या नाम है,
बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर रखा जाता था और बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता था। तो 1935 में एक अधिनियम लाया जाता है और इन जातियों को, जिनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था, उनको अछूत कैटेगरी दी जाती है और उनको अनुसूचित जाति के तहत एक पहचान दी जाती है कि भाई ये जो जातियां हैं ये क्या है, अनुसूचित जातियां हैं। यह वर्गीकरण आगे चलकर आरक्षण नीति और सामाजिक सुधारों का आधार बना। ठीक है, तो यही जो चीजें थी, यानी कहा गया कि भाई इनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ है और इनको सामाजिक दर्जा भी नहीं दिया गया है। अगर इनको सामाजिक दर्जा प्राप्त करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको समाज में ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देना जरूरी है। और इसी तरह आरक्षण की मांग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इन ये लोग जो होते हैं एक आरक्षण नीति भी बनाते हैं जिसके तहत जिनका शोषण हुआ था या जिनको अछूत समझा जाता था, जिसे निम्न दर्जे का काम कराया गया था और इनका बहुत शोषण हुआ था, तो इनको आरक्षण दिया गया भाई प्रशासनिक व्यवस्था में और कामों में इनको आरक्षण देने की बात चली। ठीक है ना, तो ये चीज आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद भी हुई। जब हमारा संविधान बना था, संविधान में भी आप आरक्षण देख सकते हैं। जो भी निम्न जातियां थी जिनका शोषण हुआ था उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया गया ताकि ये लोग भी सामाजिक दर्जे के अंदर आ सकें। जाति का समकालीन रूप, अगर हम जाति के आज के समकालीन रूप की बात करें तो क्या देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जाति की स्थिति, 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत पूरी तरह औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। जाति ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी बड़ी भूमिका निभाई, जैसे दलितों का संगठन। तो भाई आजादी तो मिल गई लेकिन लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली थी, अभी भी सोच में वही चीज थी, हायरार्की थी भाई कि ऊंचे और निम्न, भेदभाव था कि भाई ये छोटी जाति के हैं। ये सब भेदभाव जो था हमारे समाज में आजादी के बाद भी था। तो अपनी समझ को विस्तार करने के बाद जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसका विरोध करने के साथ साथ इन्होंने अपने संगठन भी बनाए, दलित संगठन, जिससे ये क्या कर सके भाई, जो भी समाज में या जो भी संविधान में इनको दर्जा दिया गया है उसके हक के लिए वो लोग लड़ सके। तो इन्होंने बहुत सारे अपने संगठन भी बनाए। तो ये सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जाति सुधार के प्रयास, उच्च जातियों के सुधारक जैसे फूले, नारायण गुरु, पेरियर, तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए जिन्होंने ये जाति व्यवस्था का विरोध किया। और ये ऊंची जाति के लोग थे लेकिन फिर भी इन्होंने समाज के जो नीचे जाति के लोग थे उनके लिए काम किया और उनको भी सामाजिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, जैसे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जो निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित थी। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उच्च जाति के थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया भाई कि निम्न जातियों के लिए बहुत सारे काम किए, सामाजिक दर्जा दिलाने की बात करी, व्यवस्था करवाई। ठीक है, निम्न जाति के लोगों को भी मानव के रूप में व्यवस्थित करने की बात कही, भाई उनके भी मानव अधिकार होते हैं, उनको भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उनको भी समाज के दायरे में रखना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी रखी। श्री नारायण गुरु, केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया और सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई कि सबको शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक देश होना चाहिए, एक देश के अंदर एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर की वो बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए काफी प्रयास किए। पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर ई रामास्वामी नायकर एक बुद्धिवादी और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद लें। तो इनका यह मानना था कि भाई समाज में कुछ भी जो भी समाज में है वो सबका होना चाहिए। ठीक है ना, समाज में ऐसा नहीं कि भाई ऊंची जाति के लोगों को अलग अधिकार दिए जाए, नीची जाति के लोगों को अलग अधिकार दिए जाए, सबको समान लेकर चलना चाहिए, सबको समान अधिकार देने चाहिए। ठीक है ना, तो सबको सबके अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्र और समानता का आनंद ले, यानी जो भी धरती पर व्यक्ति पैदा हो रहा है उसको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही। नीची जातियों के नेता जैसे अंबेडकर ने जाति उन्मूलन की पहल करी। तो जातिवादी नीची जातियों के नेता जो अंबेडकर थे इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया लोगों को सामाजिक दर्जा देने के लिए।
ठीक है। गांधी और अंबेडकर ने 1920 के दशक में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन भी चलाए। तो इन्होंने छुआछूत जो एक सबसे बड़ी भारत के अंदर व्यवस्था चली आ रही थी लंबे समय से, शोषण किया जाता था, निम्न काम करवाए जाते थे, सामाजिक दर्जा उनको नहीं दिया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। तो इनके लिए गांधी जी ने और अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया और उनको बहुत सारे अधिकार भी दिलाए। कांग्रेस ने भी इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। तो उस समय जो था, अगर देखा जाए तो जो सरकार थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था। तो उन्होंने भी ये प्रयास किया, अपनी प्राथमिकता में इसको रखा कि भाई ये जो समस्याएं हैं, निम्न जाति, अछूत, या फिर जो शोषणकारी नीति अपनाई गई है इन लोग, या इनसे भेदभाव किया गया है, इनको सामाजिक दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो खत्म की जाए। तो कांग्रेस की भी पहल थी इसमें, और यहाँ तक कि संविधान में भी इस बात को रखा गया और बहुत सारी नीतियां बनाई गई, साथ में आरक्षण की नीति बनाई गई, जिससे कि सामाजिक दर्जा ये लोग भी प्राप्त कर सके। संविधान की भूमिका और राज्य का दृष्टिकोण। तो संविधान ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन का वादा किया। तो संविधान में तय किया गया भाई कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाएगा, लेकिन राज्य आर्थिक सुधारों को लागू करने में कमजोर रहा है। लेकिन देखा जाए तो आज भी ये नीतियां तो बहुत सारी बन गई हैं, लेकिन आज भी बहुत जगह पर ये नीतियां जो होती हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती कि भाई इनका अनुपालन किया जाता है। तो आज भी समस्याएं कई जगह देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है, और जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा ये भेदभाव चलते ही रहेंगे। सरकारी नौकरियों में जाति का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे कमजोर जातियां पीछे रह गई। तो बहुत सारी ऐसी भी आरक्षण की नीति अपनाई गई। तो जातियों और जातियों को आरक्षण की बात की गई, भाई हर जाति में जो है नौकरी, सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी थी जहां पर ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण की व्यवस्था करी गई, और आज लगभग हर पोस्ट पे आपको देखने को मिलता है भाई जो निम्न जाति के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो भी सामाजिक दर्जा प्राप्त कर सकें। आर्थिक बदलाव और शिक्षा का असर। उद्योग और शहरीकरण ने जाति के कठोर रूप को तोड़ा है। तो आज के अगर हम देखें, आज का जो औद्योगिक जमाना है, जो शहर है, तो शहरों में ये व्यवस्था जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है, और ये कहा जाए कि भाई शहरों में ये व्यवस्था मानी भी नहीं जाती। तो ये जो जातिगत व्यवस्था है, ये समाज, जो नया समाज है, जो नगरीकरण है, वहां पर ये व्यवस्था जो है वो कमजोर होती है, आपको दिखती है। शहरीकरण, शहर जो है वहां पर आपको ये चीजें नहीं देखने पड़ेगी। ये जो चीजें हैं ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन नगरों में ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। नई नौकरियां जाति से परे थी, लेकिन भर्ती में जाति और नातेदारी का प्रभाव फिर भी रहा है। लेकिन आज भी आपको एक छोटे मोटे रूप में चीज देखी जाती है, भाई जातिगत प्रभाव बहुत जगह देखने को मिल जाता है, कि बहुत सारी ऐसी चीज सरकारें कह लें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, आज भी जाति व्यवस्था को काफी महत्व देते हैं और नातेदारी को काफी महत्व देते हैं, जिसकी वजह से आज भी जो अच्छी नौकरियां हैं वो इन सब लोगों को मिल जाती हैं। शिक्षा और योग्यता आधारित सोच बढ़ी है, पर भेदभाव बना रहा है। तो आजकल आज के युवा जो हैं, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो शिक्षित हुए हैं, योग्य हुए हैं, अपने अधिकारों को भी वो लोग समझने लगे हैं। ठीक है लोगों, लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच समझ तो काफी विकसित हुई है, चाहे वो छोटे स्तर पर छोटी जाति के रहे हों या ऊंची जाति के रहे हो, तो उनकी सोच में जो परिवर्तन आया है, तो ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती दिखती है। लेकिन बहुत जगह आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भेदभाव हमको देखने को मिल ही जाता है। विवाह और पारिवारिक क्षेत्र में जाति। तो अंतरजातीय विवाह अब बढ़े हैं, लेकिन अधिकतर विवाह अब भी अपनी जाति में ही होते हैं। तो एक विवाह में एक सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी भाई कि जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था के अंदर भी शादियां होती थी, विवाह होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन आज भी गहरे तौर पर देखा जाए तो इसका प्रभाव आपको काफी देखने को मिलता है। जाति अब भी निजी जीवन में मजबूत बनी हुई है। आज भी अगर देखें भारत के अंदर तो जातियां जो मजबूत बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जाति व्यवस्था बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है। हाँ, कुछ सोच समझ में बदलाव आ रहा है, लोग इस चीज को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भाई आज भी आपके जीवन में जाति व्यवस्था जो है आपको देखने को मिल जाएगी हर क्षेत्र के अंदर। राजनीति में जाति की भूमिका। आजादी के बाद से लोकतंत्र में जाति की भूमिका गहरी रही है। 1980 के दशक से जाति आधारित राजनीति दल उभरने लगे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे बदलाव आए, जाति आधारित लोगों ने राजनीति शुरू करी, यानी एक नई व्यवस्था उभर कर देखने को मिलती है कि जब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निम्न जाति से आते थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता लगा, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए राजनीति का सहारा लिया। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति आधारित हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई राजनीति में ही आकर अपने समाज को जो है, अपने सामाजिक दर्जे को वो लोग पा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे आपको जाति आधारित राजनीतिक संगठन भी देखने को मिल सकते हैं।
चुनाव में जातीय समीकरण बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा ही होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर जगह आपको जाति व्यवस्था, जाति के आधार पर वोट मांगते हुए लोग मिल जाएंगे। तो जातीय समीकरण है वो राजनीति में बहुत प्रबल तौर पर आज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो आपको जातिगत राजनीति भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं, एम श्रीनिवास। तो एक समाज शास्त्री हैं एम श्रीनिवास। ये समाज शास्त्रीय संकल्पनाएं में क्या कहते हैं, ये सांस्कृतिकरण की बात करते हैं। संस्कृतिकरण, जब निम्न जातियां उच्च जातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाकर सामाजिक दर्जा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो सांस्कृतिकरण क्या है, सांस्कृतिकरण का मतलब है कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों की परंपराओं, यानी वो क्या कर रही हैं, निम्न जातियां क्या कर रही हैं, उच्च जातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाकर अपना सामाजिक दर्जा जो होती है वो बढ़ा लेती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिकरण कहा जाता है। ये बात किसने कही है, एम एन श्रीनिवास। कौन है ये मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी हैं। वे जाति व्यवस्था पर किए गए कार्य तथा सांस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति जैसे शब्दों के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब द रिमेम्बर्ड विलेज सामाजिक मानव विज्ञान में गांवों में किए गए सबसे अच्छे अध्ययनों में से एक है। तो इन्होंने काफी अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर एक शब्द दिया संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण का मतलब क्या है, तो ये कहते हैं संस्कृतिकरण तब होता है कि जब निम्न जातियां होती हैं वो उच्च जाति की परंपराओं को और उनके रीति रिवाजों को अपना लेती हैं, तो उस समय आपको जो सामाजिक दर्जा प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। दूसरे शब्द जो ये कहते हैं प्रबल जाति। तो प्रबल जाति क्या होती है, जिन जातियों की संख्या ज्यादा हो और जिन्हें भूमि सुधारों से आर्थिक शक्ति मिली हो। तो प्रबल जाति कौन होगी, प्रबल जाति वो होती है जिनका समाज में दर्जा अच्छा होता है या उनके पास इतनी जमीनें होती हैं और उस जमीन के कारण उनके पास क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ठीक है ना, और एक मजबूत शक्ति के रूप में ये लोग उभर कर आते हैं, मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में ये लोग उभर कर आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल जाति। तो ऐसी बहुत सारी प्रबल जाति आपको अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें यूपी बिहार में जैसे यादव और मराठा हो गए आपके महाराष्ट्र में, जाट आपके पंजाब हरियाणा में देखने को मिलेंगे, पटीदार जो हो गए गुजरात में। तो ये लोग क्या होते हैं कि जब इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में ज्यादा होगी, आर्थिक रूप से ये लोग संपन्न होंगे, इनके पास जमीनें भी काफी होंगी। ठीक है, जब भूमि सुधार कानून आया था तो उन्होंने बहुत सारी जो जमीनें थी वो जमीनों पर जो इनका कब्जा था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में इन समूहों का जो होता है वो क्या होता है, दबदबा होता है। ठीक है, तो प्रबल, तो इन्होंने दो चीजों कही थी, एम एस श्रीनिवासन ने क्या कहा, एक सांस्कृतिकरण शब्द दिया है और दूसरा प्रबल जाति दिया है। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है गांवों पर और उसके आधार पर ये कहते हैं कि भाई दो चीजें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, एक सांस्कृतिकरण और दूसरी होती है प्रबल जाति। अदृश्य जाति और स्पष्ट जाति क्या होती है, तो ऊंची जातियां जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अदृश्य जाति कहा जाता है। विकास योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा इनको मिलता है, शिक्षा और नौकरी में पहले से ये मजबूत होते हैं। अब जाति इनकी सफलता का कारण नहीं मानी जाती, पर यह एक भ्रम है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई विकास जो क्या होते थे, ऊंची जातियां होती थी तो उनका आर्थिक रुतबा अच्छा होता था। ठीक है ना, समाज में उनका दबदबा होता था, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो इसलिए क्या होता था, जितनी भी योजनाएं होती थी सारा का सारा लाभ किनको मिलता था, इन ऊंची जातियों को मिलता था, चाहे वो शिक्षा हो गई चाहे वो नौकरी हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि भाई अब धीरे धीरे इन सब चीजों में बदलाव आया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जातियां जो हैं अब कमजोर हैं। ठीक है ना, जातियां अभी भी बनी हुई हैं और आज भी जो है जाति इनकी सफलता का कारण नहीं मानी जाती। तो ये जो भ्रम रह गया कि भाई कि पहले कहा जाता था कि जाति ही इनका जो मेन था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें भी जो है वो बदल रही हैं। तो ये एक भ्रम है कि भाई अब जाति इनकी सफलता का कारण नहीं मानी जाती, तो ये एक भ्रम की तरह भी देखा जाता है। नीची जातियों की बात करते हैं जिन्हें स्पष्ट जाति कहा जाता है। जाति इनकी पहचान बन गई है, अब भी भेदभाव झेलना पड़ता है, आरक्षण और संरक्षण योजनाएं भी इनकी सुरक्षा है, इसी से जातीय पहचान और उभरती है। तो देखो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो निम्न जातियां होती थी तो कहा जाता है भाई इनको जातिगत पहचान दे दी गई, आज भी इनके साथ भेदभाव होता है। आरक्षण की बात कह दी जाती है कि भाई इनको आरक्षण और संरक्षण दिया गया है, तो जब
आरक्षण और संरक्षण दिया जाता है तो ये क्या होता है, एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, इनकी पहचान से जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे आरक्षण के तौर पर अगर क्या होता है, किसी को नौकरी मिलती है तो कहते हैं वो उनकी पहचान बन जाती है, भाई ये निम्न कास्ट का इसलिए इसको क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। तो इस तरह से भी लोग क्या करते हैं, समाज में कई बार हमें भेदभाव देखने को मिलता है। जनजातीय समुदाय, ठीक है, तो अब जाति हम समझ चुके हैं, अब समझेंगे जनजातीय समुदाय क्या होता है। जनजातीय समुदाय, जनजाति एक आधुनिक शब्द है। इसका प्रयोग उन प्राचीन समुदायों के लिए होता है जो भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। यानी भारत के जो सबसे प्राचीन निवासी हैं, चाहे वो जंगलों में रहते थे या ऐसी जगह पर रहते थे जहां सब लोगों की पहुंच नहीं थी। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, जनजाति कहा गया। भारत में जनजातियों की पहचान कैसे होती है? जनजातियों का अक्सर नकारात्मक रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि वे किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार धर्म नहीं मानते, उनका कोई राज्य या राजनीतिक संगठन नहीं था, ये वर्ग या वर्णों में बटे नहीं थे। तो जनजाति उन लोगों को उपयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंगलों में रहते थे, तो उनकी पूरी जो दिनचर्या थी या जो पूरा उनका आर्थिक या कह सके जो भी उनका खान पान या जो भी चीज थी वो किस पे डिपेंड था, वो पूरा का पूरा जो डिपेंड होते थे किस पे होते थे, वो जंगलों पे डिपेंड होते थे। ठीक है, तो उनका जो था जो सामाजिक दर्जा जो था वो अलग था, वो किसी से जुड़े हुए नहीं थे, वो किसी धर्म ग्रंथ और इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे, किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये अलग रहते थे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है भाई ये जो थे इनको क्या कहा गया, जनजातीय कहा गया। ठीक है, तो भारत में इनको क्या कहा गया, जनजाति। जनजातीय समुदायों का वर्गीकरण किस तरह से होता है? तो जातियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, एक तो स्थायी लक्षणों के आधार पर, दूसरा अर्जित लक्षणों के आधार पर। तो जनजातियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है स्थानीय लक्षणों के आधार पर, दूसरा अर्जित लक्षणों के आधार पर। स्थायी लक्षणों के आधार पर देखें तो सबसे पहले आपका आता है भौगोलिक वितरण। 85 जनजातियां मध्य भारत, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि में रहती हैं। वहीं अगर हमें 11% पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, आसाम, मिजोरम आदि में रहते हैं। 3% जो है वो दक्षिण भारत व अन्य हिस्सों में है। पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय आबादी 60% से 95% तक है, जबकि उत्तर भारत में 12% से भी कम है। तो ये भौगोलिक वितरण है, यानी स्थानिक जो स्थानीय लक्षण है उसके अगर भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी जनजातियों की। भाषा के अनुसार अगर वर्गीकरण किया जाए तो भारतीय आर्य भाषा के आधार पर इनका वर्ग, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बती, बर्मी। ठीक है, तो भाषा के आधार पर इन जनजातियों का वर्गीकरण है ये। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो निग्रोटो हो गए, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलाइड, द्रविड़, आर्य, तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो है इनका विभाजन किया गया है। जनसंख्या के आंकड़े देखें तो बड़ी जनजातियां गोंडा, भील, संथाल, मीणा आदि 10 लाख से ज्यादा आबादी है। सबसे छोटी जो आपको देखने को मिलेगी वो अंडमान की जनजातियां हैं जो 100 से भी कम लोग रहते हैं उसमें। और जनजातीय संख्या 2011 के अनुसार देखें तो 8.6% है, करीब 104 मिलियन जो है जनजातीय लोगों की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। अब अर्जित लक्षणों के आधार पर देखते हैं तो आजीविका के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है इनका, जैसे शिकारी हो गए, खाना बदोश हो गए, झूम खेती करने वाले, कृषक और बागान मजदूर हो गए, औद्योगिक मजदूर हो गए। तो आजीविका के अनुसार पर भी जनजातियों का जो है वर्गीकरण किया जाता है। और हिंदू समाज में अगर सम्मिलित के आधार पर देखें तो कुछ पूरी तरह हिंदू समाज में शामिल हैं, कुछ अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं, कुछ हिंदू धर्म के साथ स्वतंत्र पहचान भी रखते हैं। तो हिंदू समाज में भी कुछ लोग जो हैं, कुछ जनजातियां जो थी वो हिंदू समाज में साथ आकर मिल गई तो वो हिंदू भी कहलाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज जो नहीं आई तो वो उन्होंने अपनी आज भी अलग पहचान बनाई हुई है। ठीक है ना, कुछ हिंदू धर्म के साथ स्वतंत्र पहचान भी रखते हैं, यानी वो हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को हिंदू ही समझते हैं। तो लेकिन उनकी क्या है, स्वतंत्र पहचान, वो उनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 आधार पर जो हिंदू समाज में ये जनजातियां सम्मिलित हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, अधिकतर जनजातियां हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा करती हैं। तो आज भी अगर हम देखा जाए तो ज्यादातर भारत में जैसे प्राकृतिक पूजा ज्यादा करी जाती है, देवी देवताओं की पूजा ज्यादा होती है, तो ऐसे ये लोग भी जो है देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ अब भी अलग धार्मिक पहचान बनाए हुए हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो अलग से उनके देवी देवता हैं, अलग धार्मिक पहचान के आधार पर बने हुए हैं। जनजाति एक संकल्पना की जीवनी, तो अगर हम देखो जनजाति जो है एक संकल्पना, यानी जनजाति कैसे उभर कर आई है, ठीक है, और किस तरह से जनजाति को हम आज के तौर पर देखते हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पर सवाल करें तो 1960 के दशक में यह सवाल उठा कि क्या जनजातियों को
जाति व्यवस्था यानी विशेष रूप से हिंदू समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए। जैसे हमने देखा भाई जनजाति जो थे वो अलग संगठित रूप में रहते थे, अलग से रहते थे, उनका अपना अलग व्यवसाय था। तो बाद में यही बात आती क्या भाई इनको हिंदू समाज में शामिल किया जा सकता है, पहली तो ये समस्या थी। दूसरा, जनजातियों को पहले एक अलग समुदाय माना जाता था जो तो हिंदू थे और ना ही वर्गीकृत जातियों के भीतर आते थे। तो एक समस्या ये भी थी भाई जो जनजातियां थी क्योंकि वो हिंदू जो रीति रिवाज हैं जो उन सब चीजों को फॉलो नहीं करते थे, ना उनकी व्यवस्था जो थी वो हिंदू धर्म से मिलती थी, ठीक है। तो इसलिए भाई उनको अगर हिंदू माना भी जाए तो किस जाति में उनको वर्गीकृत किया जाए, ये भी बड़ी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। धर्म और सांस्कृतिक मुद्दा, जनजातियों को आमतौर पर एनिमिस्ट यानी प्रकृति पूजक या आत्मिक विश्वास रखने वाले समाज के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है। तो इनकी संस्कृति क्या है, ये ज्यादातर प्रकृति की पूजा करते हैं और अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी उनका समाज है उसके हिसाब से रहते हैं, खुद में विश्वास करते हैं यानी आत्मिक रूप में विश्वास रखते हैं, तो अपने देवी देवता जो भी हैं उनकी वो पूजा करते हैं। वे संगठित धर्म जैसे हिंदू धर्म से अलग माने जाते हैं। तो इनकी जो धार्मिक रीति रिवाज है वो थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि वो हिंदू रीति रिवाजों से अलग है। अंतर की पहचान, जाति और जनजाति के बीच अंतर के 3 प्रमुख बिंदु माने जाते हैं कि भाई जाति और जनजाति में क्या अंतर है। तो देखिए शुद्धता और अपवित्रता का विचार जाति में होता है, जनजातियों में नहीं। तो हमने देखा भाई जो जाति व्यवस्था है उसमें शुद्धता और पवित्रता की बात की जाती है, लेकिन जातिगत व्यवस्था में ये चीज हमें नहीं देखने को मिलती है। जातियों में अनुक्रम होता है, जनजातियों में नहीं। तो हमने देखा भाई जातियों में ऊंच नीच भी होता है, लेकिन जनजातियों में चीज नहीं देखने को मिलती। जनजातियां अधिक समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होती हैं। तो जनजातियां जो होती हैं वो खुद में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, अपने लोगों को स्वतंत्रता देती हैं और एक तरह से क्या होता है वो समानता भी देती हैं। स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होती है यानी अपने लोगों को क्या रखती है, स्वतंत्रता देती हैं और समानता भी देती हैं। सांस्कृतिकरण और आत्मसातीकरण, कई जनजातियां हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने लगी हैं। तो जब कहा गया था ना कि भाई कि जब निम्न जातियां जो होती हैं वो जो उच्च जातियों के रीति रिवाजों को फॉलो करने लग जाती है, तो उससे क्या कहा गया था, श्रीनिवासन ने क्या कहा था, उसे सांस्कृतिकरण ही तो कहा था। तो ऐसे ही बहुत सारी जो जनजातियां थी उनका क्या हो गया, सांस्कृतिकरण हो गया, यानी जो वो बिल्कुल किस में इन्वॉल्व किन की तरह बिहेव करने लग गई, वो जातियों की तरह करने लगी, यानी हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करके एक तरह से देखा जाए तो उनका सांस्कृतिकरण जो हो गया वो हिंदू जातियों में हो गया। इस प्रक्रिया को कहा गया सांस्कृतिकरण या आत्मसातीकरण। तो इस तरह इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये इनका क्या था, संस्कृतिकरण था या आत्मसतीकरण था। इसका मतलब यह है कि जनजातियां धीरे धीरे मुख्य धारा समाज में शामिल होती गई और बाद में बहुत सारी जो जनजातियां थी वो कहाँ हो गई, हिंदू समाज में शामिल हो गई और एक मुख्य धारा से वो जुड़ गई। आदिवासी शब्द का प्रयोग, आधुनिक समय में जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है जिसका अर्थ है मूल निवासी। तो ये क्या है, ये प्राचीन काल से भारत में रहते आ रहे हैं, ठीक है, और ये पहले वहां के वासिंदे थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आदिवासी या मूल निवासी कहा जाता है। यह शब्द उन्हें गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पहचान देने के लिए प्रयोग किया गया। तो भाई उनको भी क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ा गया, समाज में उनको भी दर्जा दिया गया, इसलिए उनको आदिवासी या मूल निवासी कहा गया ताकि वो भी समाज से जुड़े रहें और उनका भी क्या हो, एक गौरव पूर्ण ऐतिहासिक पहचान हो इस देश के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इनको शामिल किया गया। शिक्षा, राजनीति और पहचान, शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता ने जनजातियों को अपनी अलग पहचान को लेकर सजग किया है। तो भाई शिक्षित हो रहे हैं ये लोग भी, तो ये लोग भी समाज में अपनी पहचान को बना रहे हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से विशेष अधिकारों की सुरक्षा की मांग करी है। तो आपने देखा ही होगा, देखा जाए तो ये लोग भी समझदार हो गए, बाद में इन्होंने संविधान के अंदर भी अपने लिए मांगे उठाई और बहुत सारे जो इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग अलग जो है वो स्वायत्तता कह सकते हैं या सुरक्षा कह सकते हैं, इनको दिया गया। इनके संसाधनों को बचाने के लिए बहुत सारे नियम भी बनाए गए। जनजातियां अपनी परंपराओं और संस्कृति को गर्व से प्रस्तुत करती हैं। तो ये जनजातियां अगर आप देखेंगे तो ये अपना अपना सांस्कृतिक इनकी पहचान है, इसको ये क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं और बताती हैं और अपनी परंपराओं को आज भी इन्होंने बनाए रखा है और उसको वो फॉलो कर रही हैं या निभा रही हैं। समकालीन जनजाति पहचान, तो देखिए समकालीन अगर हम जनजाति पहचान की बात करें तो मुख्य धारा की जीवन शैली और विचारधारा के प्रभाव ने जनजातीय समाज की संस्कृति, जीवन शैली और अधिकारों को प्रभावित किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी संस्कृति, जीवन शैली और इनमें क्या देखने को मिलता है, अधिकारों में आपको बदलाव देखने को मिलता है। जनजातीय समुदायों को अक्सर पिछड़ा मानकर उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और पहचान को नजरअंदाज किया जाता है। तो कई बार हम भी ये देखते हैं भाई, क्योंकि इनकी जो प्राचीन
कलाएं हैं या जो प्राचीन व्यवस्थाएं या जिस आधार पर ये लोग रहते हैं, या इनकी जो पहचान है, तो कई बार जो होता है इनकी जो पहचान है उनको वो मुकाम नहीं दिया जाता, ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये समस्याएं जो है जनजातीय लोगों के साथ भी रहती हैं। तो ये भी इनकी कुछ समस्याएं हैं। अधिकार और राजनीतिक सवाल। संविधान ने जनजातियों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण दिया गया है, फिर भी भाषा, संस्कृति, भूमि और जीवन शैली के संदर्भ में उनकी स्थिति कमजोर बनी रहती है। तो आज भी देखा जाए इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को उस हद तक पहचान नहीं मिली है। इनकी जमीनें कई बार संसाधनों के चलते छीन ली जाती हैं। इनकी जीवन शैली जो है वो हमेशा बाधित होती रहती है। कई बार इनको जंगलों से या जहाँ पे ये लोग रहते हैं उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे संसाधन मिल जाते हैं। तो सरकारें क्या करती हैं, उनको विस्थापित भी कर देती है। तो ये समस्या इनके साथ निरंतर बनी रहती है। सांस्कृतिक पहचान की चिंता। तो जनजातीय समुदायों के भीतर अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की चिंता लगातार बनी होती है, क्योंकि अगर उनको उस जगह से निकाल दिया जाएगा जो इनके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इनकी सांस्कृतिक पहचान जो होती है धीरे धीरे खत्म हो सकती है। उन्हें डर है कि बाहरी हस्तक्षेप, विकास और बाजारीकरण के कारण उनकी पहचान मिट जाएगी, यानी उनके संसाधनों को कब्जा कर लिया जाएगा, बाहरी लोग उनके संसाधनों को पर हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है ना, विकास के नाम पर उनको वहां से निष्कासित किया जाएगा, बाजारीकरण के नाम पर उनको उनके संसाधनों को लूटा जाएगा, ठीक है। तो उनको ये डर रहता है कि भाई उनकी जो पहचान है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नई पहचानों का उभरना। अब कई जनजातियां राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रही हैं और अपनी अलग पहचान को लेकर भी संगठित हो गई। तो ये भी अपने भाई पहचान को लेकर ये भी सजग हुए हैं, तो इन्होंने भी राजनीतिक संगठन बनाए हैं। तो ये लोग भी आज कल अपनी पहचान को लेकर सजग हैं। उदाहरण के लिए झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातियों ने अपने राज्य प्रशासनिक स्वायत्तता मांग करी है, ठीक है। यानी अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये जनजातीय लोग जो हैं अपने लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं अपनी पहचान को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये राजनीतिक रूप से भी क्या हुए हैं, सक्रिय हुए हैं। शिक्षा और नई पीढ़ी। नई पीढ़ी के पढ़े लिखे युवा जनजातीय पहचान और आधुनिकता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नए पढ़े लिखे वर्ग आए हैं, तो ये अपने अधिकारों को अच्छे से समझने लग गए हैं। वे अपनी संस्कृति को बचाते हुए राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी भी चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, समाज में अपनी और राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को लेकर चिंतित है, और इन्होंने क्या किया, इसको अपनी मांगों को जो है वो रखा है सरकारों से। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि अपनी जो एक पहचान है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिवार और नातेदारी। परिवार का महत्व क्या है। हम में से अधिकतर लोग किसी परिवार में पैदा होते हैं और वहीं हमारी पहली सामाजिक इकाई होती है। तो आपको पता है भाई कि हम जो भी एक मनुष्य जो है वो पैदा होता है वो किसी ना किसी परिवार से तो जुड़ा होता ही है। तो परिवार में क्या होता है, परिवार में हमें नाम, पहचान, भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, आचरण सिखाए जाते हैं। तो एक परिवार हमें क्या देता है, नाम देता है, पहचान देता है, भाषा देता है, रीति रिवाज देता है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार के साथ ही बिताते हैं। तो एक मनुष्य जो है एक परिवार में जन्म लेता है और एक परिवार में ही मरता है, और उस परिवार से उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलती हैं जिनको वो पूरे जीवन भर निभाता रहता है। परिवार की भूमिका। परिवार केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन की नींव बनाता है। यह हमें सुरक्षा देता है, देखभाल, समर्थन, समाज में स्थान दिलाने में मदद करता है। तो भाई ये सामाजिक और आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी किसी को क्या करता है, मजबूत करता है और समाज में एक दर्जा दिलाता है। तो किसी भी मनुष्य के लिए जो परिवार जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नातेदारी। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध होते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे चाचा, मामा आदि। तो नातेदारी क्या होती है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये मान्यता प्राप्त होती है, संबंधों पर आधारित होती है, ठीक है। और संबंधों से कह सकते हैं या रक्त संबंधों पर भी कह सकते हैं भाई, रक्त संबंध के आधार पर भी जो नातेदारी होती है वो कही जाती है। नातेदारी के प्रकार। तो विवाह मूलक नातेदारी। देखिए एक जो नातेदारी होती है वो विवाह मूलक होती है, विवाह के द्वारा जो नातेदार बनते हैं, जिसमें आप क्या जाते हैं, साला, साली, सास, ससुर, देवर, भाभी, ये सारे क्या हैं, ये विवाह के आधार पर बने हुए नातेदार हैं। एक होता है रक्त मूलक नातेदारी, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, ये सारे क्या होते हैं, रक्त मूलक नातेदारी होती है। नातेदारी और सामाजिक ढांचा। नातेदारी के नियम तय करते हैं कि किससे शादी हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो नातेदारी से पता लगेगा भाई, क्योंकि नातेदार ही तय करते हैं कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं। कौन से संबंधों में उत्तरदायित्व या अधिकार हैं, तो वहीं से हमें अपने उत्तरदायित्व और अधिकार का पता लगता है।
ये नियम सामाजिक नियंत्रण में भी भूमिका निभाते हैं। तो इन नियमों से क्या होता है भाई, सामाजिक नियंत्रण भी बढ़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी एक जातिगत व्यवस्था कह लो या सामाजिक व्यवस्था कह लो, तो उसमें जो नियम बने होते हैं, तो ये सारे नियम जो होते हैं वो परिवार या नातेदारों द्वारा क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, कि किससे शादी करने हैं, किसका क्या उत्तरदायित्व है, किसको क्या करना है, तो ये सारी चीजें जो होती है एक सामाजिक नियंत्रण के आधार पर चलती हैं। परिवार की विविधता, हर समाज में परिवार के स्वरूप अलग अलग होते हैं। कहीं पे आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलेगा जहां कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, कहीं आपको नवगठित परिवार जैसे माता पिता और बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं। आधुनिक समय में आर्थिक दबाव, रोजगार और कारण परिवारों का स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि लोग जो है आर्थिक तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में जाते हैं, जिससे आपको परिवारों का जो स्वरूप है वो क्या है, अलग दिखाई देता है। ठीक है, यानी जहां पहले एक संयुक्त परिवार होता था, लोग एक साथ रहते थे, वहीं अब रोजगार और काम की तलाश में जब लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वो परिवार जो होता है वो क्या हो जाता है, एकल परिवार हो जाता है या छोटा परिवार हो जाता है। तो इनका स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। परिवार और आधुनिक समाज, परिवार के ढांचे में बदलाव आया है, फिर भी ये आज भी मूलभूत सामाजिक संस्था बना हुआ है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विवाह आदि में परिवार की भूमिका भी अहम है। तो आज भी अगर हम देखा जाए तो भाई एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार आज भी कायम है। ठीक है, तो आज भी लोग जो हैं पूरी तरह से डिपेंड एक परिवार पे होते हैं, और हर एक काम के लिए परिवार जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, विवाह। तो परिवार क्या होता है, इन सब में अपनी परिवार के लोग जो होते हैं इन सब चीजों में भूमिका निभाते हैं अपनी अपनी। मूल एवं विस्तारित परिवार क्या होता है, तो मूल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, इसमें केवल माता पिता, दंपत्ति और उनके क्या होते हैं, बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है ना, माता पिता और बच्चे होते हैं। विस्तृत परिवार क्या होता है, जिसमें आमतौर पर संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। इसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, एक से अधिक विवाहित भाई, उनके बच्चे, दादा दादी, नाना नानी सभी साथ रहते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटों पोतों आदि के साथ मिलकर संयुक्त परिवार बनाते हैं। ठीक है, जहां पर एक लंबी चौड़ी फैमिली होती है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है। विशेष बातें, भारतीय समाज में विस्तृत परिवारों को सामान्य पारिवारिक स्वरूप माना जाता रहा है। पहले यह मान्यता थी कि यही परिवार का प्रमुख रूप है, परंतु यह केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। तो पहले क्या था भाई, भारत में देखा जाए तो संयुक्त परिवार ही होता था। आज भी अगर आप गांव में देखोगे तो आपको संयुक्त परिवार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन शहरी व्यवस्था में ये चीज बदली है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको केवल एकल परिवार ही देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। संयुक्त परिवार शब्द की व्याख्या, तो अंग्रेजी शब्द जॉइंट फैमिली, हिंदी में अनुवाद संयुक्त परिवार। समाजशास्त्री IP देसाई के अनुसार जॉइंट फैमिली शब्द का कोई सही भारतीय भाषाई पर्याय नहीं है, यह शब्द केवल अंग्रेजी से लिया गया है, यानी अनुवादित पर्याय। तो भारत के अंदर भाई ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार। तो भारत में तो हमेशा से लोग एक साथ रहते थे, इसलिए कोई इसका अलग नाम नहीं था। लेकिन ये शब्द जो है वो अंग्रेजी से आया है, जॉइंट फैमिली। तो भारत में इस शब्द को क्या किया गया है, एक तरह से अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में देखा जाए तो अनुवादित प्राय बन गया ये संयुक्त परिवार। नहीं तो भारत में इस नाम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार जो था ऐसा कुछ था नहीं। भारत में हमेशा से लोग साथ ही रहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है। परिवार के विविध रूप, तो समाज के अनुसार अगर परिवार के प्रकार की बात करें तो अलग अलग समाजों में परिवार के स्वरूप भिन्न होते हैं। यह विभिन्नता मुख्य दो बातों पर आधारित होती है। सबसे पहले आवास का नियम, विवाह एवं पारिवारिक संस्थाएं। ठीक है, तो समाज में के अनुसार अगर परिवार की बात करें तो दो पार्ट में एक तो ये भाई हर समाज में परिवार की अपनी अलग स्वरूप होते हैं, और परिवारों में भी क्या होती है, वो विभिन्नता पाई जाती है। तो ये विभिन्नता मुख्य दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, आवास का क्या नियम है और विवाह के क्या नियम। तो इसके आधार पर परिवार बनाए जाते हैं। तो निवास की दो प्रमुख स्थितियां हैं। सबसे पहले नवविवाहित जोड़ा अपने माता पिता के साथ रहता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वर की माता पिता के साथ निवास, जहां उत्तराधिकारी भी पिता की ओर से ही होता है। यानी नवविवाहित जो जोड़ा होगा वो क्या किसके साथ रहेगा, माता पिता के साथ रहेगा, और साथ ही माता पिता के निवास जहां और जो माता पिता का निवास है उसका उत्तराधिकारी भी कौन होगा, वो बेटा ही होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था में देखने को मिलती है। मातृवंशीय बनाम पितृवंशीय समाज, तो एक व्यवस्था दो व्यवस्था भारत के भारतीय समाज में देखने को मिलती है। एक जो होता है वो होता है पितृवंशीय समाज, और एक होता है मातृवंशीय समाज। तो पितृवंशीय समाज का है जहां पिता को अधिकार होता है, यानी पिता को अधिकार होता है। पितृवंशीय समाज मतलब पिता जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो मुखिया होता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं। इसमें माँ को वंशानुगत स्थान प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे जो मुखिया होती है वो क्या होती है, माँ होती है। परिवार पुरुष प्रधान होता है, यानी कि पुरुषों की बात मानी जाती है। स्त्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इसके अंदर। पिता पुत्र
उत्तराधिकार में जुड़ता है, यानी अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा होता है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। यहाँ माँ बेटी की उत्तराधिकारी परंपरा चलती है। तो यहाँ क्या होता है कि माँ के बाद उसकी बेटी को जो है वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। मातृष्टात्मक समाज की सच्चाई देखिए, पितृसत्ता के उलट मातृसत्ता सिर्फ परिकल्पना है, वास्तविकता नहीं है। ठीक है, ये परिकल्पना है। ये इसके उदाहरण हमें बहुत कम दिखाई देखने को मिलते हैं कि भाई कहीं पर जो है वो मात्र सत्ता जो है वो दिखाई देती हो। दुनिया में ऐसा कोई ऐतिहासिक या मानव विज्ञान प्रमाण नहीं है जहां पर स्त्री पुरुषों पर सत्ता चलाती हो। तो ऐसे बहुत माइनर अगर कहीं आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे तो दिख जाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता कि इतिहास में कहीं भी जो है प्रमाण हो कि स्त्रियों ने पुरुषों पर सत्ता चलाई हो। यानी स्त्रियां परिवार की मुखिया तो हो सकती हैं लेकिन उन्हें सामाजिक या सार्वजनिक निर्णयों का अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो मुखिया के तौर पर देखा जाता है लेकिन सामाजिक तौर पर उनको वो मान्यताएं नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।